चलिए, जिस तरह की ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा को लेकर होमवर्क सीरीज चल रहा था, ये आपका क्रम जो है आज 16 नंबर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का वीडियो, क्योंकि इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं, इसमें मौलिक अधिकार को देखेंगे, जो कि भाग 3 में आता है, महत्वपूर्ण रहता है। 3-4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। और एक देखेंगे नदी बहुउद्देशीय परियोजना, क्या बोलेंगे, नदी और बहुउद्देशीय परियोजना। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर भेज दिया जाता है, तो वहां से जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। और 16 नंबर क्रम को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करते हैं। और कई लड़के बोल रहे थे कि इसका जो है होमवर्क कहाँ पर मिलेगा, तो होमवर्क जो है वीडियो के अंत में बनाया जाता है, बताया जाता है। आप लोग अंतिम तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और आप लोग से एक पूछना चाहते हैं कि जो है एनटीपीसी का भी एग्जाम डेट जो है अब 2 महीना में हो जाएगा, तो इसका क्या आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टोटल चाहिए? अगर आपका यस रहेगा तो शाम में डेली आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएगा। तो चलिए, बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया गया है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश में समर्पित किया गया है। उनका नाम क्या है? तो आपको पता है पहला का नाम क्या हो जाएगा? परमरुद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परमरुद्र हो जाएगा। और दूसरा का नाम क्या हो जाएगा? अकड़ा हो जाएगा। और तीसरी की बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अरुणिमिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणिमिका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो ये तो चीन के पास है। किसके पास है? चीन के पास हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सेट मिशन के संबंध में सही कथन को छांटिए। शक्ति सेट मिशन को एरो स्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर 100 देशों की लगभग 12,000 बालिकाओं को प्रशिक्षित करना है। 100 नहीं बल्कि ये 108 को करना है। ठीक है, 108 देश में है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत इस उपग्रह का परीक्षण करना था। बिल्कुल ठीक है, तो सही हो जाएगा। इसमें 1 एवं 3 हो जाएगा। यहाँ पर इसरो है, तो इसरो का गठन कब होता है? 15 अगस्त 1969 को होता है। कब होता है? 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। अब आपको कमेंट करनी है कि इसका जो है वर्तमान में नया अध्यक्ष किसको बनाया है। ठीक है, कई बार हमने आपको बता दिया है। आगे की सवाल देखिएगा, मैस वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? यानी कि मैस वेधशाला का उद्घाटन की बात करिएगा तो ये कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया। ठीक है, लद्दाख के वर्तमान गवर्नर किसको बनाए गए? मतलब कि लद्दाख के जो वर्तमान में गवर्नर है वो कौन है? तो ध्यान देनी है, बीडी मिश्रा। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को जब हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में यूपीआई लेन देन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो 80% हो जाएगा। अगर बात करिएगा यहाँ पर यूपीआई में कितना हिस्सा है, तो 80% है। यूपीआई पहला देश कौन साझा किया था भारत के साथ? नेपाल किया था। ठीक है, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन हो जाएगा? तो याद रखनी है, एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एयरटेल पेमेंट बैंक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखनी है। पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंकों की कुल शाखा खोली जाएगी, ये इसका निर्णय कितना लिया है? लगभग 100। कितना? लगभग 100। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया जाएगा? तो ये जापान में। कहाँ पर किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। ठीक है, जिमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और जापान। क्या याद रखेंगे? भारत और जापान के बीच। अच्छा, भारत और जापान के बीच एक और किया जाता है, उसको आपको याद है? तो याद रखनी है, धर्म गार्जियन। क्या याद रखेंगे? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन भी कहाँ पर किया जाता है? तो याद रखनी है, भारत और जापान की संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, वर्ष 2024 में परमाणु के परीक्षण के 50 वर्ष यहाँ पर है पूरा क्वेश्चन। 50 वर्ष हुए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि कहाँ पर। तो पहला परीक्षण कहाँ पर किया गया था? तो याद रखनी है, पोखरण में किया गया था। कब किया गया था? तो ये आपको भी ध्यान देनी है, 1974 में किया गया था। ठीक है, ये याद रखनी है। भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 में किया गया था। और ये जो है आपका एक सफल रहा था। लेकिन याद रखनी है, पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण में, ये असफल हो गया था। क्या हो गया था? असफल। तो इसको दोनों को भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एआई शिक्षण आइरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? तो आइरिस का अनावरण कहाँ पर किया गया? केरल राज्य में किया गया। कहाँ पर किया गया? केरल राज्य में किया गया। ठीक है, चलिए आगे की सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? काकड़ापर में। कहाँ पर? काकरा पर। अच्छा, ककरा पर परमाणु संयंत्र कहाँ है? आपको पता रहनी चाहिए, गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। अच्छा, 2-3 जो है जितने भी
परमाणु संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र केस है भारत में, वो सबको आपको देख लेनी है। एक सबसे पहले याद रखनी है ये नरोड़ा, नरोड़ा कहाँ पर है याद रखनी है। उसके बाद याद रखनी है आपको, पूछा जाएगा कुडनकुलम, क्या पूछा जाएगा कुडनकुलम, कुडनकुलम एक हो जाएगा, और एक याद रखनी है कलपक्कम, क्या याद रखेंगे कलपक्कम को याद रखनी है, ठीक है। और एक याद रखनी है रावत भाटा, क्या याद रखिएगा रावत भाटा। और सबसे पहला जो हुआ था याद रखनी है तारापुर, क्या याद रखेंगे तारापुर रखेंगे। तो इतना को कम से कम याद रखनी है, यहाँ से आए दिनों सवाल आपको पूछा जाता है। तो नरोड़ा कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलम और कलपक्कम कहाँ पर है तमिलनाडु में है, रावत भाटा कहाँ पर है राजस्थान में है, कहाँ पर है राजस्थान में, ठीक है। तारापुर आपका कहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा। और इसकी स्थापना सबसे पहले किया गया था, कब किया गया था 1972 में। इतना चीज को याद रखनी है। आगे की सवाल देखिएगा, हाल ही में प्रोवा 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये चीज पूछा गया। तो याद रखनी है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, क्या बोलेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। और किसको किया गया था प्रोवा 3 मिशन को। आगे की सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, भारत का पहला मानव युक्त आंदोलन मिशन कौन सा है, मतलब भारत का पहला मानव युक्त आंदोलन मिशन कौन सा हो जाएगा। तो याद रखनी है गगनयान हो जाएगा, कौन हो जाएगा गगनयान हो जाएगा, गगनयान अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन स्टार्ट है। उसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार को देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजना देखेंगे, और समाचार पत्र को भी इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर से देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दिया गया है। तो याद रखनी है जीबी के राव समिति, क्या याद रखेंगे जीबी के राव समिति के द्वारा, जीबी के राव समिति के द्वारा ही याद रखनी है कार्यकाल का अनुमति किया गया कि 5 वर्षों का पंचायती राज का कार्यकाल रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था से कई समिति जुड़े हैं, उनका भी आपको नाम याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले याद रखनी है बलवंत राय मेहता समिति, क्या याद रखेंगे बलवंत राय मेहता समिति। उसके बाद याद रखेंगे अशोक मेहता समिति, क्या याद रखिएगा अशोक मेहता समिति। उसके बाद याद रखनी है आपको एल.एम. सिंधवी समिति, क्या बोलेंगे एल.एम. सिंधवी समिति। ये सभी जो है किससे संबंधित हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो इन सभी समिति को ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई। यानी प्रांत का कहने का मतलब हुआ यहाँ पर राज बोला जाता था, ठीक है, राज को पहले प्रांत बोला जाता था। तो एक अधिनियम आपने पढ़ा था 1919 का अधिनियम, इसको बोलते थे हम लोग मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और इसी अधिनियम में प्रांत में जो है याद रखनी है द्वैध शासन, दोहरे शासन का मतलब हुआ दो दो शासन, तो द्वैध शासन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इसको समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 1935 में क्या किया, यानी कि प्रांत यानी राज्य में जो है द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, क्या बोलेंगे राज्य में जो है द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और इसको कहां पर लगा गया केंद्र शासन, केंद्र में लगा दिया द्वैत शासन। तो यहाँ पर आपसे 3 सवाल पूछा जाता है कि प्रांत में द्वैत शासन की नींव कब पड़ी थी, तो 1919 के अधिनियम से, जो आपका प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद पूछेगा कि प्रांत में द्वैत शासन का अंत किस अधिनियम से, तो 1935 के अधिनियम से। फिर पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम से किया गया, तो 1935 के अधिनियम से। इन दोनों बातों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संसद के किस भाग में अवस्थित है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस प्रावधान की बात करेगा, संसद के किस भाग में, तो भाग हो जाएगा संसद नहीं या संविधान कर लीजिए, संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपका हो जाएगा 5 में, क्या हो जाएगा भाग 5 में। यहाँ पर है कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी चर्चा संविधान के 148 में है, और 149 में है, और 151 में है। इन तीनों आर्टिकल को ध्यान दीजिएगा। 148 में बोला गया कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, उनका क्या क्या कार्य होगा वो बताया गया है 149 में। और वो याद रखने जो जो अपना धन का इकट्ठा का मतलब कि जांच करना इनका कार्य रहता है, तो वो जो जांच करेंगे सबसे पहले किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, किसको देंगे राष्ट्रपति को देंगे। तो ये चीज याद रखनी है, ये सब जो है किए गए। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करिएगा तो वर्तमान में भारत का कौन है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो याद रखनी है ये हो जाएंगे संजय मूर्ति, कौन हो जाएंगे संजय मूर्ति हो जाएंगे। और बात करेगा इनका कार्यकाल कितने वर्षों का रहता है, 6 वर्षों का रहता है, 6 वर्षों का रहता है। लेकिन याद रखनी है इसका पर जो हटाया जाता है, इनको पद से जो रिमूव किया जाता है वो जो है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। कई बार हमने बताया है कि भारत का याद रखनी है प्रथम विधि अधिकारी किसको बोलते हैं, प्रथम विधि अधिकारी बोलते हैं महान्यायवादी को, किसको बोलते हैं महान्यायवादी को।
और महान्यायवादी की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, तो 76 आर्टिकल में है। लेकिन ये एक ऐसे पर्सनैलिटी होते हैं जो लोकसभा में, याद रखनी है, या राज्यसभा में, बोल सकते हैं, संसद में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, भाग ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वोटिंग नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? वोटिंग नहीं कर सकते हैं। और इन सभी की चर्चा संविधान के 88 आर्टिकल में किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अनुच्छेद 88 हो जाएगा। ठीक है। और अभी जो है वर्तमान में आपका भारत का महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमन है। कौन है? आर वेंकट रमन। तो इसको भी ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो याद रखनी है, चोल का साम्राज्य कौन थे? राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम भी बोल सकते हैं इसको, राजेंद्र प्रथम भी बोला जाता है। इनके समय में चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिला था। बोल सकते हैं श्रीलंका, श्रीलंका तक जो है, श्रीलंका से भी आगे जा सकते हैं, इंडोनेशिया तक भी इनका जो है हस्तक्षेप था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको याद रखनी है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो ये भी चीज़ कई बार एकदम पूछा गया है, तो इसको भी एक बार आपको देख लेनी है। आगे की सवाल देखेंगे। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे प्राप्त हुई थी? तो याद रखनी है, जेम्स प्रिंसेप। क्या बोलेंगे? जेम्स प्रिंसेप को मिला था। किसको मिला था? जेम्स प्रिंसेप को मिला था। और इसको कब पढ़ा गया था? तो लगभग जो है बोल सकते हैं 1750 में इनको पढ़ा गया था। और ये जो पढ़े थे वो किस लिपि में थे? तो ब्राह्मी लिपि में थे। किस में थे? ब्राह्मी लिपि थे। मौर्य वंश का एक ऐसा शासक हुआ अशोक जिसने की, याद रखनी है, अभिलेख जारी किया। और अभिलेख इसने कुल कितने किए? लगभग 14 अभिलेख का मान है। तो इसमें जो है याद रखनी है, सबसे बड़ा अभिलेख पूछेगा तो 7वां सबसे बड़ा अभिलेख हो जाएगा। और सबसे याद रखनी है रुम्मनदई। क्या है? एक रुम्मनदई है। रुम्मनदई की बात करेगा तो सबसे छोटा अभिलेख हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, सही सुमेलित कीजिए। अगस्त प्रस्ताव आपको पता है कब हुआ था? 8 अगस्त 1940 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। तो इसको मिला लेनी है, इसी तरह से आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया? देखिए दिल्ली चलो आंदोलन किसको कहा गया? तो याद रखनी है व्यक्तिगत सत्याग्रह को। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत सत्याग्रह को। व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो याद रखनी है दिल्ली चलो। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 17 अक्टूबर 1900 बोल सकते हैं, ये 40 से स्टार्ट हुआ था। इसको भी याद रखनी है आपको। और इसको प्रारंभ किसने किया था? विनोबा भावे ने। और दूसरे सत्याग्रही यहाँ पर पूछा जाता है, प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखनी है विनोबा भावे। क्या याद रखेंगे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही की बात करेगा तो यहाँ पर आपको पूछा गया था, ये भी बीपीएससी में पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा भी आपका बीपीएससी पूछ गया है, तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो याद रखनी है, वो हो जाएंगे ब्रह्मदत्त। कौन हो जाएंगे? ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की भूख हड़ताल की घोषणा किया था? 21 दिन का। कितने दिन का? 21 दिन का। तो ये चीज याद रखेंगे। आगे की सवाल देखिएगा, मिशन दिव्यशास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? ये चीज पूछा गया है कि किस रक्षा प्रणाली से है। तो याद रखनी है अग्नि 5 से। किससे है? अग्नि 5 से इनका संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? यानी कि गणगौर उत्सव का आयोजन की बात करेगा तो ये राजस्थान में किया जाता है। कहाँ पर? राजस्थान में किया जाता है। तो इसको याद रखनी है। आगे की सवाल देखिएगा, भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी है? कार्यपालिका की बात करिएगा तो ये जो है विधेयिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब विधेयिका की बात करिएगा, कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना ही है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद याद रखनी है उपराष्ट्रपति। क्या याद रखेंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद रखनी है प्रधानमंत्री। ये सब जो है एक प्रकार का क्या हुआ? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के विधायिका में कौन कौन आते हैं? एक हो जाएगा लोकसभा, एक हो जाएगा राज्यसभा, यानी बोल सकते हैं संसद। तो राष्ट्रपति को अगर पदमुक्त करना है यानी हटाना है तो ये कहाँ प्रक्रिया लाया जाएगा? तो लोकसभा में। और उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो इसका राज्यसभा में लाया जाएगा, प्रधानमंत्री को लोकसभा में। इसीलिए बोलता है कि कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विधायिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रति जैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रहे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। क्या याद रखेंगे? अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखनी है। सबसे पहली बोल सकते हैं एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? इसका मुख्यालय कहाँ है? ये हो जाएगा आपका सार्क। क्या हो जाएगा? सार्क हो जाएगा। ठीक है, इसका कई बार फुल फॉर्म में पूछ देता है तो याद रखनी है, इसको हम लिखना प्रयास करते हैं, साउथ एशियन। क्या बोलेंगे? साउथ एशियन। क्या बोलेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन। क्या बोलेंगे? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। क्या बोलेंगे? फॉर रीजनल
रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है? तो इसको याद रखनी है। और ये इसका जो बोल सकते हैं गठन हुआ था, ये कब हुआ था? 8 दिसंबर को हुआ था। और कब हुआ था? 1985 को लगभग हुआ था। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो ये हो जाएगा काठमांडू। क्या हो जाएगा? काठमांडू हो जाएगा, ठीक है? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या बोला गया। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लगा गया? तो अगस्त प्रस्ताव को रखा गया। किसको रखा गया? अगस्त प्रस्ताव को रखा गया। तो ये आपको ध्यान देनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की बात करेगा तो ये जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसको किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखनी है राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। राष्ट्रकूट वंश का कृष्ण तृतीय था, उसी ने बनाया था। और राष्ट्रकूट वंश की बात करेगा तो इनका संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी राजधानी भी आपको पूछने को मिला है। तो राजधानी की बात करिएगा तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा मानीखेत। तो इसको भी याद रखनी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो संविधान का 165 आर्टिकल की जब बात करेगा, जिस तरह केंद्र में महान्यायवादी होता है उसी तरह राज्य में जो है क्या होता है? महाधिवक्ता होता है। इसको बोलते हैं राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी या तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, जहां भी ये रहे। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। और कितना आर्टिकल में इसका विवरण दिया गया है? तो 165 में। आगे की सवाल देखिएगा। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में स्थित है? तो याद रखनी है लड़कना जिले में। क्या बोलेंगे? लड़कना जिले में ये स्थित है, तो याद रखनी है। और मोहनजोदड़ो में याद रखनी है सबसे अधिक पूछे जाएगा मृत आदमी का जो है यहाँ पर अवशेष देखने को मिलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मृतकों का टीला भी देखने को बोला गया। क्या बोला गया? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी ने। किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। और इनका खोज कब किया गया था? 1922 में, ठीक है? चलिए आगे की सवाल को बढ़ेंगे हम लोग, उससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता है? तो याद रखनी है राजीव गांधी को। किसको कहा जाता है? राजीव गांधी को कहा जाता है, क्योंकि राजीव गांधी ने ही सबसे पहले प्रयास किया था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। आगे की सवाल देखेंगे। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था, तो एकमात्र को काट लीजिए क्योंकि दो प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव आया गया था। एक आपको याद रखनी है बीपी सिंह। क्या याद रखनी है? बीपी सिंह। और दूसरा का नाम याद रखनी है अटल बिहारी वाजपेयी। क्या बोलेंगे? अटल बिहारी वाजपेयी। आपको ध्यान देनी है कि अविश्वास प्रस्ताव कई प्रधानमंत्री पर आए हैं। जैसे सबसे पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पे भी आया था, हाल ही में नरेंद्र मोदी पर भी आया था। लेकिन हटाया किसको गया है? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्र मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा। क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। और हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। और इसका खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। तो इन सभी बातों को याद रखनी है, हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। हाल ही में भारत का पांचवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। पांचवा नहीं, 58वां टाइगर रिजर्व यहाँ पर देखिए। और ये कौन हो जाएगा? तो माधव हो जाएगा, माधव टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 58 टाइगर रिजर्व। और सबसे लेटेस्ट कौन हो जाएगा? माधव टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। अनुच्छेद 48 ए राज्य देश पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा। इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और न कि एक ये जोड़ा गया, इसके तहत 3 अनुच्छेद को जोड़ा गया। एक याद रखनी है 39 का क, और एक याद रखनी है आपको 43 का क, ठीक है? और एक याद रखनी है आपको 48 का क। अच्छा, 48 के क में किसकी चर्चा है? आपको पता होगा 48 के क में किसकी चर्चा है, आप लोग को पता होगा। तो याद रखनी है, इसमें है पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण। क्या बोलेंगे? पर्यावरण एवं वन्यजीवों का संरक्षण की बात की गई है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है? और इसकी चर्चा संविधान के 124 के क्लाउज 2 में वर्णन किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? राज्य निर्वाचन आयोग पूछेगा तो याद रखनी है 243 का
के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। और बात करेगा निर्वाचन आयोग, अगर निर्वाचन आयोग केंद्र में पूछेगा तब तो आपको पता है कि अनुच्छेद 324 होगा। तो इन दोनों बातों को ध्यान देनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सब्जेक्ट से है, किस हिंदू पत्रिका का राजकुमार माना जाता है? हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये किसको माना जाता है। तो याद रखनी है राजा राम मोहन राय को। किसको बोलेंगे, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय की कई सारी पत्रिका है, जैसे याद रखनी है संवाद कौमुदी, क्या हो जाएंगे, संवाद कौमुदी इन्हीं की पत्रिका हो जाएगी। मिरातुल अखबार, क्या बोलेंगे, मिरातुल अखबार, ये किसकी है, तो याद रखनी है ये भी आपका इन्हीं का है। तो ये सभी बात को ध्यान देनी है। आगे की सवाल को हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, अंग्रेजी भाषा का अध्ययन नहीं बात करतीएगा, तो ये मुस्लिम समुदाय के लिए किया गया था, ये आपका गलत हो जाएगा। जोगनाथ मंडल द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करवाना था, ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग निम्न में से किससे संबंधित था? तो ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ ये माध्यमिक शिक्षा से भी संबंधित था, तो 1 एवं 2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर स्वीकृति की थी? 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष, क्या बोलेंगे, 5 लाख रुपये जो है प्रतिवर्ष देने का स्वीकृति प्रदान किया गया था। और इस समय भारत के बोल सकते हैं गवर्नर वायसराय कौन थे, तो याद रखनी है करजन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, करजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। देखिए बर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में समझिए, थोड़ा सा यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इसको कब लाया गया था? 1878 ईस्वी में लाया गया था। और इसको लाया था किसने? लीटन ने लाया था। लॉ से पूछेगा लाया किसने, तो लॉ से लीटन हो जाएगा। और पूछेगा रद्द, जो आपका सवाल पूछ रहा है, तो ये कब किया गया था? 1881-82 में इसको किया गया था। और वो किसके द्वारा? रिपन के द्वारा। रद्द पूछेगा तो रॉ से रद्द, रॉ से रिपन हो जाएगा। अच्छा, ये बर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय समाचार पत्र था, भारतीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्र, जैसे आपका हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, उसी के विरुद्ध ये लाया गया था। ये चीज याद रखनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिएगा। यहाँ पुस्तक है, यहाँ लेखक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है, द स्टोरी ऑफ माई डिप्रोशन है। गीता रस, गीता रस किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ये हो जाएगा 4। ए नेशन इन मेकिंग कौन लिखा है? तो याद रखनी है ये ए नेशन इन मेकिंग, ये किसने लिखा है? तो याद रखनी है ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम की बात करेगा तो ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये हो जाएगा 2। और ये हो जाएगा द स्टोरी ऑफ डिप्रेशन, ये हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो ये कितना हो जाएगा? याद रखनी है, ये तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा? 4 1। ये ए नेशन इन मेकिंग लिखा है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और ये 3 हो जाएंगे, 3 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था, ये 1912 में किया गया था। और याद रखनी है गीतांजलि जो पुस्तक लिखा था, गीतांजलि जो, ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और बोल सकते हैं एशिया का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और कब मिला था? तो याद रखनी है 1913 में। आगे की सवाल देखेंगे, कारागारों में किसी दिन किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? देखिए बात करिएगा 8 अगस्त 1942, क्या याद रखेंगे? 8 अगस्त 1942 में क्या प्रस्ताव हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। इसी के दौरान याद रखनी है 0 आवर्स चलाया गया था। 0 आवर्स चलाया के दौरान जितने भी आंदोलनकारी बड़े बड़े नेता थे, उसको जो है पकड़कर जेल में रख दिया गया था। इसमें जो है महात्मा गांधी को कहाँ रखा था? आगा खां पैलेस में। कहाँ पर? आगा खां पैलेस में। वहीं बात करिएगा जवाहरलाल नेहरू, क्या याद रखेंगे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पर रखा था? याद रखनी है अहमदनगर में, अहमदानगर में रखा गया था। और इसी में जो है इसने क्या लिखा था? डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, ये याद रखनी है। और एक याद रखनी है, आपको याद रखनी है जयप्रकाश नारायण, क्या याद रखेंगे? जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर दिया गया था? तो याद रखनी है इसको हाजीपुर जेल में दिया गया था। और इसी यही व्यक्ति थे वैसे जो कि यहाँ से भाग गए थे दिवाली के दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों, द हिंदू, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं तभी आपको समझ में आएगा। द हिंदू हो गया, उसके बाद है केसरी, क्या है? केसरी। उसके बाद है आपको यहाँ पर बंगाली, क्या है? बंगाली। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? हिंदुस्तानी, क्या है? हिंदुस्तानी। और उसके बाद क्या है? तो याद रखनी है सुधारक के संपादक के नामों से जाना जाता है, तो इसको किसके? सुधारक यहाँ पर भी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? सुधारक। तो यहाँ पर हम सभी को बताना चाहेंगे कि इसका क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए द हिंदू किसने लिखा है? तो यह तो आपको पता होगा कि यह जो है सुब्रमण्यम ने लिखा है। किसने लिखा है? सुब्रमण्यम ने लिखा है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक का है, किसका है? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है,
तिलक का हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बंगाली है, बंगाली किसने लिखा है तो याद रखनी है, बंगाली की बात करिएगा तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो एस एन बनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, एस एन बनर्जी। और हिंदुस्तानी जो है ये किसने लिखा है, हिंदुस्तानी की बात करिएगा तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, क्या हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। और सुधारक किसने लिखा था, तो ये तो आपको पता होगा कि गोपाल गणेश ने, किसने लिखा था, गोपाल गणेश, इसका कुछ और नाम था, याद रखनी है, गोपाल गणेश शायद अयंगर या अय्यर थे, अयंगर ही था, इनको एक बार ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है, तो गीता रस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गीता रस। इंडिया इन ट्रांजेक्शन किसने लिखा है, एस एन बनर्जी ने लिखा है, किसने लिखा है, एस एन बनर्जी ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी ने लिखा है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया अभी तुरंत हमने बताया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे की सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने किया था, तो याद रखनी है शिशिर कुमार घोष ने, किसने बोलेंगे, शिशिर कुमार ने किया था, शिशिर कुमार घोष ने। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठा पानी जल कितना है। देखिए पानी की बात करेगा 70% भूभाग पर पानी ही है, लेकिन इसमें पीने भाग 2 से 3% है, तो ये भी आपको याद रखनी है। आगे की सवाल देखेंगे, किस नदी परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिलती है, तो याद रखनी है चंबल परियोजना, क्या बोलेंगे, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना से याद रखनी है राजस्थान तथा मध्य में सिंचाई मिट्टी को अधिक मिलती है। आगे की सवाल देखेंगे, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है, मतलब कि राजस्थान की महत्वपूर्ण परियोजना कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना, यही हो जाएगा। चंबल परियोजना तो चंबल नदी पर है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है, किस पे है, सतलज नदी पर है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना ही हो जाएगा आपका, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक नदी पर है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है, और नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र पे है। यहाँ पर से तीनों का तीनों कथन सही है, तो गलत इनमें से कोई नहीं है। आगे की सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम स्तंभ की बात करेगा तो ये इसका उद्गम स्थल ब्यास और सतलज नदी के मिलाप पे याद रखनी है, एक जो है हरिके बैराज है, क्या बोलेंगे, हरिके बैराज। हरिके बैराज नामक स्थान से क्या निकलता है, तो याद रखनी है इंदिरा नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिके बैराज। आगे की सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन है। सरदार सरोवर जो है किस नदी पर है, तो याद रखनी है ये जो हो जाएगा मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं, गुजरात में है, और ये नर्मदा नदी पर हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, नर्मदा नदी पर हो जाएगा। और नर्मदा नदी की बात करेगा तो ये जो कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा गुजरात, उसके बाद याद रखनी है क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र से लाभान्वित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। कावेरी नदी की बात करेगा तो ये जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और ये जो है दो जल विवाद मुख्य विवाद हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कर्नाटक और दूसरा हो जाएगा तमिलनाडु, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई। टिहरी की बात करेगा, जल विद्युत परियोजना की बात करेगा तो ये जो है भागीरथी, क्या बोलेंगे, भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर बनाया गया, और ये जो है आपका बिहार दरोगा पूछ भी लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। भाखड़ा परियोजना किस पे है, सतलज नदी पर, तो ये 4 हो जाएगा। हीराकुंड महानदी पर है, इडुक्की पड़ियार में है, और नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, यहाँ पर से मिला लेनी है आपको। आगे की सवाल देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रिहंद बांध सोन नदी का एक सहायक नदी पर है, बिल्कुल ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल ठीक है। मैथन बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर नदी पर है। तो ये चारों क्वेश्चन एक प्रकार ऐसा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, चारों का चारों कथन आपका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलीहार पावर प्रोजेक्ट किसके विषय के पाकिस्तान में द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत के किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो याद रखनी है चिनाब नदी पर, किस पे हो जाएगा, चिनाब। और चिनाब नदी याद रखनी है, बोल सकते हैं सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये कहाँ से निकलती है चिनाब नदी, तो याद रखनी है हिमाचल प्रदेश के वारालाचा दर्रा से, क्या बोलेंगे, वारालाचा दर्रा से कौन निकलती है, तो चिनाब नदी निकलती है। आगे की सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान, चंबल परियोजना राजस्थान पंजाब तथा
हरियाणा, ये गलत हो जाएगा। चंबल परियोजना की बात करेगा तो ये जो है राजस्थान और तथा मध्य प्रदेश में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, बोल सकते हैं स्वर्ण नदी क्योंकि स्वर्ण की सहायक नदी है। रानी लक्ष्मी बाग परियोजना, उसके बाद टिहरी बांध परियोजना अभी तुरंत ने बताया, भागीरथी और भिलंगना। रामगंगा परियोजना ये रामगंगा नदी पर है, और रानी लक्ष्मी उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, तो यहाँ पर से इसको मिला लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक है, नहीं ये गलत हो गया। 12 से लेकर 35 तक है, आपको पता होगा। इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इनका उद्देश्य देश में व्यक्तियों को नहीं बल्कि कानून को सरकार बनाना है, व्यक्तियों का नहीं बल्कि, नहीं ये भी गलत हो गया, व्यक्तियों का ही सरकार बनना है, क्योंकि मूल अधिकार जो व्यक्ति को लिए मिलता है यह पूर्ण नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, बिल्कुल ठीक है। 1, 2 और 4 जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एवं 4 जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और सही नहीं पूछ रहा है तब तो 1 एवं 3 हो जाएगा, तो इसको ध्यान देनी है, यहाँ नहीं होगा और ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करेगा। ये कौन करेगा तो आपको पता होगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। अच्छा, यहाँ पर जब अनुच्छेद की बात आ गई है मौलिक अधिकार का, तो यहाँ पर बताना लाजमी हो जाता है। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है, याद रखनी है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है, इसको एक बार देख लीजिए। 12 में बोला गया है कि याद रखनी है राज्य की परिभाषा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत राज्य की परिभाषा। 13 में बोला गया है, याद रखनी है, ये न्यायालय में अल्पीकरण कर सकते हैं। 14 में बोला गया विधि के समक्ष समानता। 15 में बोला गया धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में बोला गया है अफसर की समानता, यानी लोक नियोजन में आप अफसर की समानता नौकरी पाने के लिए। 17 में बोला गया अश्लीलता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। 18 में बोला गया उपाधियों का अंत। 19 में बोला गया है, याद रखनी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में बोला गया दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में बोला गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो आपका सवाल पूछ रहा था। 22 में है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में है बेगारी प्रथा या बलात्श्रम, किसी पर दोष दिखा के काम करवा लेना, उसको पैसा नहीं देना। 24 में है, याद रखनी है, 14 वर्ष के कम बच्चे को जो है कारखाना में आप शामिल नहीं कर सकते हैं। 25 में बोला गया है धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में बोला गया धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में बोला गया धार्मिक कार्य में धन जो इकट्ठा होगा उस पर टैक्स नहीं लेगा। 28 में बोला गया है सरकारी विद्यालय में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में बोला गया अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण। और 30 में बोला गया अल्पसंख्यक वर्गों के जितने भी रहेंगे उसको जो है शैक्षिक संस्थान खोलने का अधिकार है, और वहां पर शासन प्रशासन करने का भी अधिकार है। और 32 में बोला गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सभी अनुच्छेद को बार बार देखिए, यहाँ से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं। देखिए 5 ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय को ही अधिकार है, और ये याद रखनी है कौन कौन है। 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और 30 हो जाएगा। ये सभी आर्टिकल को हमने अभी बता दिए हैं, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगार और निषिद्ध तथा स्त्रियों का क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है। तो अभी तुरंत हमने बताया बलात्श्रम एवं बेगारी प्रथा अनुच्छेद 23 में लगाता है। किसमें, अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है तो मूल अधिकार का हिस्सा था, तो ये बोल सकते हैं मूल संविधान का हिस्सा था, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर से संविधान बना लीजिए, ऑप्शन नंबर ओ आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है। देखिए जब 19 को पढ़िएगा तो इसमें जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, इसके कई सारे हैं, तो याद रखनी है। 19 के ए में क्या बोला गया है, बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी या चुप रहने की आज़ादी, या बोल सकते हैं झंडा फहराने की आज़ादी, ये सब किसमें दिया गया है, 19 के ए में। 19 के बी में क्या दिया गया है, बी ही पता कीजिए। 19 के बी में दिया गया है आप जो है शांतिपूर्ण जो है सभा कर सकते हैं, कहीं भी हो आप सभा कर सकते हैं। सी में बोला गया है कोई भी आप संगठन बना सकते हैं, क्या बोलेंगे, संगठन बना सकते हैं। 19 के डी में क्या बोला गया है, आप जो है चारों तरफ घूम सकते हैं, घूमने की आज़ादी, चारों तरफ घूमने की आज़ादी, आप कहीं भी घूम सकते हैं पूरे भारत में, कहीं भी आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। 19 के ई में क्या बोला गया है, याद रखने, अगर आप कहीं घूम रहे हैं वहां पर आपको पसंद आ गया वहां रहने के लिए, तो वहां पर जमीन खरीदकर आप बस सकते हैं। जमीन खरीदकर बसने की आज़ादी कहां पर है, 19 के ई में है। 19 का एफ निरस्त कर दिया, इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसको जो है 300 के कौ में दे दिया, ये चीज खत्म हो गया। और 19 का एक जी याद रखनी है, इसमें जो है व्यापार वाणिज्य का है, क्या बोल सकते हैं, कहीं भी आप रह के व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ये चीज एलिजिबल हो कि वहां पर वो व्यापार लागू हो उस स्टेट में। अगर आप बिहार में व्यापार करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शराब का व्यापार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ शराब प्रतिबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को
किस मौलिक अधिकार का भाग बना दिया, यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को बोल रहा है कि किस मौलिक अधिकार में बना दिया गया, ये चीज क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखनी है 21 के क में, और इसको जो जोड़ा गया याद रखनी है, इसको 44वां संविधान संशोधन 46वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया, और इसको जो है पहले जो था ये शिक्षा का अधिकार था, इसको जो है मौलिक अधिकार का भाग बना दिया। याद रखनी है एक प्रकार का कानूनी अधिकार। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिवेद, ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है अंतःकरण तथा स्वतंत्रता बलात् श्रम की प्रतिरेत, ये हो जाएगा अनुच्छेद 23 में। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये हो जाएगा 29 में। ठीक है, चलिए, और ये अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी धार्मिक स्वतंत्रता, ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं है, सबको ले लिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जो है मौलिक अधिकारों की स्थगन की शक्ति प्रदान कर सकता है, मतलब कि राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकते हैं, हाथ कर सकते हैं। तो ये कब करते हैं, तो याद रखनी है आपात की उपस्थिति में। और इसको ये संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, 359 में। कब किया गया है, 359 में, ये चीज ध्यान देनी है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत का संविधान की मौलिक अधिकार के सूची से विलोपित किया गया, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बोल रहा है संपत्ति के अधिकार को। तो ये जो हुआ है 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हुआ है, और इसको जो किया गया है उस समय किसका शासन था, तो याद रखनी है मोरारजी देसाई थे। कौन बोलिएगा, मोरारजी देसाई उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। राइट आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण को अपनी अधिकारिता के बाहर या नरसंगीन न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने के जो रीट जारी करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उत्प्रेषण रीट कहते हैं। क्या बोलेंगे, उत्प्रेषण रीट कहते हैं। ठीक है, उत्प्रेषण रीट कहते हैं। और ये कौन जारी करता है, तो ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय के लिए ये रीट जारी करता है। आगे की सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। अभी तुरंत हमने बताया 19 का जब ई पढ़िएगा तो आप जो है कहीं भी जमीन खरीद कर बच सकते हैं, रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में बाध्य किया जाता है कार्य करने के लिए, इस मामले को कुल मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ। याद रखनी है इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 24 में है। और किस मूल अधिकार, तो याद रखनी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या बोलेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मौलिक अधिकार है। भारत में 6 मौलिक अधिकार है मूल संविधान में, और यही जो है अनुच्छेद 24 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि इसमें 23 और 24 आर्टिकल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार द्वारा उसे किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के द्वारा आप जो है अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या राज्य न्यायालय जा सकते हैं। और इसमें बोला गया है संवैधानिक उपचार। क्या बोलेंगे, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ये चीज याद रखनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संविधान के अध्याय 3 मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय लिया। तो याद रखनी है ये जो लिया था ये किस मामले में, तो गोलकनाथ बाद। क्या बोलेंगे, गोलकनाथ बाद। ठीक है, तो ये याद रखनी है गोलकनाथ बाद कब हुआ था, तो 1967 में। इसमें बोला गया था कि संविधान के बोल सकते हैं मूल संविधान में हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक याद रखनी है संसद ने अधिनियम पारित कर दिया, और ये संविधान संशोधन 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें बोला गया कि संसद जो है मूल संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो है खिलाफ हो गया। तब एक संशोधन आया, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस कब आया, 1973 में आया। और इसमें बोला कि मूल संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज को याद रखिएगा, ये भी बिहार दरोगा पूछ लिया है, ये भी बिहार दरोगा पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के शुभंकर के रूप में फ्रिजियन कैंप का अनावरण किया गया। पैरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में आयोजित किए जाएंगे, यानी किया गया, ये पूछे किया गया, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कहाँ पर किया गया, तो याद रखनी है पेरिस में किया गया। कहाँ पर किया गया, पेरिस में किया गया। तो ये चीज याद रखनी है 2024 में। और 2028 में जो होगा वो कहाँ पर होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। ये भी याद रखनी है कहाँ पर होगा, लॉस एंजिल्स में होगा। और 2032 में जो होगा वो कहाँ पर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अब बात करिएगा ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, 1896 में हुआ था। और सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, एथेंस में हुआ था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए। अब जो है आप लोग कल का होमवर्क देख लीजिए, आपको क्या क्या पढ़ के आना है, तभी आप इसमें बना पाइएगा। ठीक है,
होमवर्क में पढ़िएगा, ये जो ज्ञान परीक्षा मंथन जो बुक होता है उसमें करंट अफेयर की बात करेगा तो 86 से लेके 90 तक पढ़ के आना है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बात करेगा तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बैंक पूछते हैं स्टूडेंट, तो ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक, इसमें 201 पेज से लेके 210 पेज तक पढ़ के आना है, ठीक है। उसके बाद बात करेगा यहाँ पर बायोलॉजी, बायोलॉजी में जो है न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट एवं जो है बोल सकते हैं एनिमल को पढ़ के आना है, ठीक है। बोल सकते हैं पोषण पोषण पढ़ के आना है, पादप में पोषण कैसे कैसे होता है और मोनम में। और केमिस्ट्री की बात करेगा तो इसमें जो है नाभिकीय संरचना पर क्या आना है, क्या बोलेंगे, नाभिकीय संरचना पर क्या आना है, ठीक है। और बात करेगा यहाँ पर फिजिक्स, फिजिक्स में आपको क्या पर क्या आना है, तो बोल सकते हैं मोशन जो होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, रोटेशनल मोशन, ये सब पर क्या आना, मोशन एंड रोटेशनल मोशन पर क्या आना है, ठीक है। और बात करिएगा यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है ज्ञान बिंदु के क्वेश्चन बैंक से ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, 246 से 248 पेज तक पढ़ के आना है। ये जो है कल का होमवर्क है, इसको एक बार आप पढ़ के आइएगा, तभी आप एग्जाम में ये क्वेश्चन बनाने में आपको मदद आएगा और डिस्कशन सुनने में भी ठीक लगेगा। और आपको ये उम्मीद लगाए हैं कि एनटीपीसी का आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसको लिए आप लोग थंबनेल जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।